लखनऊ एक ऐसा शहर है जो अपने स्वाद की वजह से जाना जाता है। और लखनऊ में एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर आप लखनऊ आएँ और यहाँ की बास्केट चाट नहीं खाई तो लखनऊ आना आपका व्यर्थ हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ ऋचा सिंह। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के रॉयल कैफ़े में। यहाँ पे हरदयाल मौर्य जी, जो अपने स्वाद की वजह से लोगों के दिलों पर राज करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं उनके अब तक के सफ़र के बारे में और किस तरीके से वो स्वाद के ज़रिए लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इसका सीक्रेट भी हम उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। सर, आप कितने प्रकार के चाट बनाते हैं? आपके यहाँ पे कितनी वैरायटीज़ बनती हैं? वैसे तो हमारे पास 15 से 20 वैरायटी है, लेकिन लोगों की चॉइस के हिसाब से कुछ ना कुछ डेली टुडे स्पेशल बनाते रहते हैं, इन्वेंट करते रहते हैं। अब मौसम के हिसाब बनाते हैं, अगर ठंडी है या गर्मी है या बरसात है तो लोगों की चॉइस पकड़ के उसके आधार पे बना देते हैं कि भाई आज बारिश में ज़्यादा दही नहीं खाएंगे तो उनको कुछ चटपटा स्पाइसी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ करते रहते हैं हर रोज़। चाट बनाना और इसके ज़रिए लोगों के दिलों पर राज करना, इसका आइडिया आपके पास कब आया? देखिए, अभी जब कोरोना था तो कोरोना से पहले 2020-21 में हमारे पास लगभग 21 कंट्री के लोग हमारे पास आते थे दुनिया से चाट खाने के लिए, कंट्री के लोग। तो मुझे पता नहीं था कि ये भाई फॉरेन के लोग भी हमारी चाट पसंद करेंगे। अचानक उसके बाद जो है पूरी दुनिया में कोरोना आ गया और हर जगह कर्फ्यू लग गया। तो हमने सोचा कि अब क्या करें कि लोग पब्लिक तो निकल नहीं सकते, हमारे दीवाने लोग निकल नहीं सकते, दुनिया के हर कंट्री में मेरे दीवाने हैं। तो हमने क्या किया, जो भी हमारी रेसिपी थी मैंने रजैया के अंदर ओढ़ लिया रजैया और चलाया मोबाइल। यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं, फेसबुक के बारे में कुछ पता नहीं क्या चल रहा। तो हमने क्या किया, अब खुद बनाओ खुद खाओ। तो हमने जितने भी फार्मूला था तो लोगों को सिखाने लगे हम। इसके पहले हमें कोई शायद इतना नहीं था, कम से कम नहीं तो 10-10, 20-20 साल लोग हमें सब्सक्राइब करने लगे। मुझे यही नहीं पता था ये सब्सक्राइब होता क्या है, लाइक क्या होता है, शेयर क्या होता है। तो पसंद करने लगे। जितने भी हम वीडियो रेसिपी के डालते थे, देखते कोई 100 मिलियन देख रहा है, कोई 200 मिलियन देख रहा है, कोई 50 मिलियन देख रहा। तो वीडियो डालने के बाद जब देख लेते थे तो हम डिलीट मार देते थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब पैसा देता है डिलीट करते ही। ये तो बाद में पता चला जब पूरी विश्व में, अब दुनिया के लगभग आज की तारीख में आप मुझे देखेंगे तो 1000 मिलियन लोग हमको देखते हैं और दुनिया के 182 मुल्कों में हमको देखा जाता है। अभी पाकिस्तान की बात लिए, पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ऐसे ऐसे लोग हैं कि मेरी रेसिपी देखते हैं और मुझे वीडियो कॉल के सर, एक आयशा करके हैं, उन्होंने बेचारी वीडियो करती वहाँ से कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपके नाम से मैं यहाँ पे चाट खोली हूँ। तो ये इतना मुझे गर्व फील होता है। अब सिडनी है, मलेशिया है, बैंकॉक है, पटाया है, साउथ है, का है, न्यू जर्सी है, कनाडा लो, तो हर जगह हमारी रेसिपी देख के लोग बनाते हैं और वीडियो के माध्यम से वो क्लिप भेज देते हैं और हमारा नाम लेते हैं चाटी किंग की जय हो। तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। चाट किंग के नाम से आप फेमस हैं, तो इससे पहले आप बनना क्या चाहते थे? देखिए, लाइफ में हमने कुछ डिसाइड नहीं है कि बचपन जब मेरी कम से कम ने लगभग 5-6 साल की उम्र थी, उस वक्त हमारे पास एक कच्छा था, एक बंडी थी। उसको पहन के मेरे घर में हम 2 भाई, माता पिता रहते थे। गरीबी इतनी थी कि हमारे पिताजी को लगभग 150 रुपये मंथली मिलता था, तो उनका खर्चा नहीं चलता था। और हमारे पास छोटा सा बारी, जिसको बोलते हैं, हम लोग मौर्या लोग हैं तो बारी बोलो कि हमारी जो है जान बारी होती थी खेत, उसी में घर से कुछ नहीं खरीदते थे। मिर्चा खाना है, तुरई खाना है, सब्जी खाना, जाओ खेत में जाओ तोड़ के लेके आओ। तो हम लोग के खानदानी में मौर्या लोगों में क्या रहता कि कुछ भी, आप कोई मेहमान आज भी चला जाएगा तो खेत में जाना, बाजार नहीं जाना, तोड़ के ले आते थे। अचानक वो खेत भी हमारा नीलाम हो गया। नहीं, हमारे पिताजी ने कुछ पैसे लिया हुआ कर्जा वर्जा, तो जब खेत नीलाम हुआ कुछ घर में बचा नहीं, तो पिताजी भी, अब गरीबी होगी और हम भी बोलेंगे नहीं मम्मी हमको गेहूं की रोटी खानी,
तो उनको चिचड़ा, ये नवाब है क्या? हैं? घर में खाने का नहीं है, यहाँ मक्का और जवार मिलती नहीं, गेहूं की रोटी खाई थी, तो चिड़चिड़ाहट सी पैदा होती थी उनको। तो घर में कभी कभी वैसा होता था, खाना नहीं बनता था, तो मम्मी क्या करती थी, 100 ग्राम आटा लेती थी, उसी में पानी घोलती थी और ऐसे टोरा फेंकती थी, नमक डाल के लपसी बनाती थी। आज जिसको देखते हो पोस्टर बनाते, उसको पोस्टर में ले उसको बोलते। तो हमको बहुत मज़ा आता था, कभी कभी वो पी लेते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जामुन के पेड़ में चढ़ गए या आम के बगीचे में चले गए, जंगलों में बिलझरा हुआ करता, वो खा लेते थे। ये लगभग 1 साल तक का ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं महसूस किया कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने को नहीं। अचानक दिन पिताजी चिल्लाने लगे, अरे ये तो यार बड़ा नवाब है, जब देखो तभी गेहूं की रोटी चाहिए, इसको सब्जी चाहिए। तो एक दिल को अजीब से महसूस हुआ कि यार बहुत हो गया अभी। हमने कहा चलो जाते हैं। उस वक्त हमारे मिस्रिक में एक छोटी सी ट्रेन है, पैसेंजर चलती है, बर्मी नाम है उस एरिया का। तो लाइफ में मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ट्रेन पे टिकट लिया जाता और हम किस शहर में जा रहा हूँ। शहर का नाम भी लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था कि शहर किसको कहते हैं, जिला किसको कहते हैं। आराम से ट्रेन आई थी, उस पर एक कच्छा था, एक बनियाइन थी, एक गमछा लिया था फटा वाला, चढ़ लिया, बस घूमते रहे उसको। तो ये समझ लीजिए कि मैं लखनऊ आया। लखनऊ में आए तो ये साहू सिनेमा है, तो वहाँ पर लाइफ में कभी भी हमने पिक्चर नहीं देखी थी, लाइफ में कि फिल्म देखना। तो यहाँ पर साहू सिनेमा के सामने पिक्चर के पोस्टर लगे रहते थे, तो इतना आनंद आता था, कुछ नहीं चाहिए उसको, पिक्चर को यूं देख के खड़े खड़े पोस्टर देखने में मजा आता था। यूं कुछ नहीं, कोई काम नहीं, भूख लगती थी तो पीछे एक जनपद है, जनपद में एक चाय वाला था, पता नहीं अब है या नहीं, मैं तो कभी गया नहीं। तो चाय बेचता था, सुबह 5-4 बजे उठ के रिक्शे वाले को पिलाता था। तो मैं कभी उससे काम नहीं मांगने जाता था, वहाँ खड़े हो जाते थे। तो इतने उसके पास गिलास इकट्ठे हो जाते थे कि मैं फटाफट उसके ऑटोमेटिक, उससे नहीं पूछते थे क्या करना। अरे हमने कहा जूठे गिलास है, धो देंगे, क्या हो जाएगा। तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि हमको चाय पिलाएगा। तो सारे जूठे गिलास जो है खड़पड़ा के और धो के रख देते थे और भाग आते थे जल्दी से। कहाँ आ जाते थे? पोस्टर देखने के लिए। वो भी सोचा ये पागल आदमी है क्या, ना चाय ना कोई पैसा लेता है ना कुछ लेता है, ये गिलास धो के चला जाता और हम पोस्टर देखने यहाँ आ जाते थे। फिर उसका एक आदमी और लड़का था उसके पास, छोटा सा आदमी था, वो भी आता, ये छोटू चल इधर इधर। हम जाते थे, फिर दुकान पर लेके जाता था, बन मक्खन देता था, चाय पिलाता था हमको, और कुल मिला के वो आपका फ्रेंड बन गया। 50 पैसे या 1 रुपये भी दे देता था। तो नहीं करते थे, लेकिन वो हमको पैसे दे देता था। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चालू रहा। फिर हमने कहा अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो एक चीनी का बोरा हुआ करता था, तो सामने एक बर्मा बेकरी है यहाँ पर, तो एक रिक्शा वाला था, तो क्या करता, दिन भर वो रिक्शा ढोता था और एक बोरा उसके पास रहता था उसकी गद्दी के नीचे। तो अब जब शाम को थक जाता था वो भी सवारी ढो ढो के, तो हम वहाँ खड़े हो जाते थे, अबे छोटू इधर आओ, हाँ बोलो, ठंडी हो रही है? तो दिसंबर का महीना, कड़क ठंडी। अरे हमने कहा नहीं ठंडी नहीं हो रही। फिर भी वो क्या करता था, उसके बाद जो बोरा हुआ था, तो बोरे में हम घुस जाते थे, इस बरामदे के अंदर बोरे के अंदर घुस के, और हम सोते थे। तो नींद नहीं आती थी रात को। तो क्या करते थे कि जो इस रोड से गाड़ियाँ निकलती थी, तो हम गाड़ियाँ गिनते थे, 1 2 3। देखने में मजा आता, कभी लाइफ में भाई गांव में देखा नहीं थे गाड़ियाँ, तो गाड़ियाँ देखने में हमको बहुत मजा आता था। कभी कभी तो हम बोरे के अंदर लेटे, बोरे के अंदर घुस के और गाड़ियाँ यूँ देखते थे, कौन सी गाड़ी, अच्छा लगता था। तो इतना आनंद आने लगा कि गिनते रहते थे, गिन गिन के 4-5 बजे सो जाते थे। फिर सुबह एक रिक्शा वाला और मिला, फिर पीछे जनपद में चले गए, गिलास धोए, चाय पिए, दवा के आराम, और बंद मक्खन जितना मर्जी खाओ हैं। उस वक्त बंद मक्खन बोलो तो कि यार दवा खाने का मतलब है कि बहुत अच्छा लगता था, खा के चले आए। फिर एक रिक्शा वाला मिला, बोला अबे इधर आओ, ऐसे बोला हमसे, अबे इधर आओ छोटू, इधर आओ, काम करेगा? हमने कहा हाँ करेंगे। रिक्शे बिठाया,
रिक्शे बिठाया और हमको ले गया केसर बाग। केसर बाग में एक छोटी सी दुकान थी, एक बेचारी थी, उनके कम से कम 6-7 तो बच्चे होंगे, तो आटा लगा रही थी, पूड़ी बना रही थी, वहीं से पूड़ी दे रही थी। तो बोला, रिक्शे वाले ने बोला, भाभी तुम्हारी हेल्प एक नौकर ले आए हम और अब आटा तुमको नहीं लगाना पड़ेगा, भीड़ बहुत होती थी। मैंने कहा ठीक है। तो हम यहाँ से 8-10 बजे गए और वहाँ 5-6 घंटे काम किए उनके पास। फिर उनके बच्चे लोग आटा बोलते थे, नाक पोंछते थे, क्यों ऐसे पोंछते रहते थे, और उसी के साथ हम लोग घुल मिल रहे थे। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं काम करूं यहाँ पर। हमने रिक्शे वाले से, बाबूजी हम काम नहीं करेंगे। उसने मुझे यूं पकड़ा, एक थप्पड़ दिया, एक थप्पड़ दिया, बोला हाथी जैसे हो, कहाँ से तुमको ढो के लेके आए हैं, और काम नहीं करोगे? तुमने कहा हमने काम करेंगे बाबूजी, हम काम नहीं करेंगे। उस समय आपकी उम्र क्या थी? वही 6-7 साल होती लगभग। हाँ, लखनऊ में आए कितने साल? मैं सन 80 से आ गया था, बहुत छोटे थे, सन 80 से आ गया था लखनऊ। तो उससे मारा हमको, एक थप्पड़ ऐसे प्यार से मारा। तो बोला कि काम नहीं करोगे तो किराया दे दो। तो शायद 5 रुपये मांगने लगा। तो 5 रुपये हम कहाँ से लाएंगे? तो बोला अगर पैसा नहीं दोगे तो काम करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हम उसके पास काम किया, सुबह से रात तक का, 11 बजे तक का, जितने भी उसके पतीले वतीले जो भी थे मान धो के आराम से, और 4 पूड़ी लिए पत्ते के ऊपर और सब्जी लिया। हमने कहा अब जाते हैं। अब वो छोड़ने नहीं आए हमको। हम फिर आ गए यहीं पर खाते खाते पूड़ी, और क्योंकि सबसे अच्छा लग रहा था पोस्टर देखने को, यही माइंड के अंदर घुसा रहता कि हम फिल्म देख रहे हैं। तो प्यास लगती थी। तो यहाँ पर उस वक्त क्या रहा था कि रात को जब आ रहे थे तो प्यास से नहीं, कहाँ पानी पिए, किससे मांगू पानी। तो यहाँ पर एक जो साहू सिनेमा है, यहाँ पर ऐसे से पानी निकलता था उस वक्त, ऐसे से, यानी गिलास से मशीन लगी रहती थी, तो उसके अंदर ठंडा पानी निकलता। तो हमको लगता था हम सोचते थे कि हैंड पाइप है नल, तो सब चले जाते थे उसके अंदर, ऐसे ऐसे करते थे, पानी पिया आराम से, फिर यहीं लेट गए। अचानक जो है एक सामने होटल था मोती महल, तो उस वक्त नया नया खुला था। तो हम सुबह वहाँ से बर्तन धो के आए, वहाँ पे खड़े हो गए। तो एक और बुलाया, अबे इधर आओ छोटू। हमने कहा हाँ बोलो। बोला काम करेगा? बोला हाँ करेंगे। बोला क्या क्या कर लेते हो? हमने कहा सब कर लेता हूँ मैं। बहुत अच्छा इंसान था, सेल्समैन था। बोला ठीक सब कर लेते हो? हमने कहा हाँ सब कर लूँगा। अंदर लेके गया। हमारी इतनी बड़ी चुटिया थी, हाँ चुटिया थी, बड़ी चुटिया थी। चुटिया कितने साल पहले की बात है ये? ये सन 80 की लगभग बात है। हाँ, तो ऐसे चुटिया हमारी मलता गया और ऐसे से करता था, तो हमको मज़ा आता था। हमने कहा ठीक है, ऐसा नहीं कोई डर रहे, या अंदर ले गया। फिर वहाँ देखा, बोला काम करो। ठीक है, सब कारीगर थे वहाँ पर, अच्छे अच्छे कारीगर थे, अब नहीं रहे। एक जगराम था, एक बंगाली था, एक बाबूलाल झक्की था, बहुत सारे कारीगर थे। उनके हवाले हमको छोड़ दिया। तो हमारा क्या था, सुबह भट्ठी लगाना, यानी भट्ठी लगाने से पहले बड़ा बड़ा कोयला था, उसको हथौड़ी से तोड़ना, छोटे छोटे करो, फिर लकड़ी फाड़ना छेनी से। पहले लकड़ी से उस पर मिट्टी तेल डाल के लकड़ी, और फिर उसको जला के भट्ठी जलाते थे, उसकी राख निकालते थे। फिर धीरे धीरे क्या करते थे कि सबसे दोस्ती होने लगी कारीगरों से। तो अब जितने भी कारीगर थे वो काले काले कपड़े हो जाते थे, कढ़ैया से बर्तन। तो हम क्या करते थे, एक सोडा होता था, वहाँ सोडा मिलता था, यानी सफाई करने के लिए, वो बर्तन धोने के लिए। तो पतीले में, बड़ा पतीला रहता था, उसमें सोडा डाल दिया, और सब कारीगर अपना बनियानी लो, गमछा लो, सब फेंक देते थे। और हम क्या करते थे, वहाँ पे एक मुंगरी थी, तो उसके खूब कपड़े दे धनाधन फचाफच मार के और निचोड़ के रख देते थे, और इतना साफ कर देते कि धोबी भी नहीं कर पाए। तो कारीगर लोग सोचते थे यार बड़ा यार अजीब आदमी, कोई इतना साफ नहीं कर पाता, बढ़िया। तो मुझे बहुत प्यार करने लगे वो लोग।
फिर जब दोपहर खाना मिलता था दाल चावल, तो एक बंगाली दादा थे, वो हम पानी लेने चले जाते थे, तो दाल चावल एक ही में मिलता था, तो उसी में 3-4 रसगुल्ले ऐसे छुपा देते थे यूं। तो लाइफ में हमने कभी रसगुल्ला नहीं खाया था, तो जब चावल खाते थे तो मीठा मीठा लगता था, तो और अच्छा लगता था, तो उसको खोदते थे रसगुल्ला, तो मुझे अच्छा लगता था। उनको लगता है इसको चिढ़ाएंगे, दाल चावल के साथ रसगुल्ला डालेंगे तो बेकार लगेगा, लेकिन हमको मज़ा आता था। फिर धीरे धीरे करके सिलसिला चालू हुआ, और 4 बजे उठते थे, रात को सारे बर्तन वर्तन मांज के सारे सबको मस्त करके सब जाओ घर में, और सुबह सब कुछ आटा वाटा लगा कर रख देते थे। नहीं, 4 बजे उठना, रात को 12 बजे सोना वहीं पे मोती महल। अगर सफ़र की बात करें तो आप लखनऊ में आए, कितने साल तक आपने यहाँ पे आके स्ट्रगल किया? देखिए, हम 1980 में आ गए थे लखनऊ, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, यानी हमें कुछ बनना है। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा कि मुझे कुछ बनना है। जब वर्षों के बाद आप यहाँ पे पहुँचे। हाँ, इसके पहले भी क्या करते थे कि हम साल भर जब काम करते थे, तो साल भर काम के जब मुझे पैसा इकट्ठा हो जाता था, 1500, 2000, 2500 पैसे हो गया, तो मैं हर साल जो है माता वैष्णो देवी साइकिल से जाने लगे। साइकिल से? साइकिल से, ये हर किसी को शायद नहीं आपको बता रहे हैं, तो 1500, 2000 इकट्ठा हो गया, तो तो लखनऊ से आप साइकिल से जाते? साइकिल से हर साल जाते थे वैष्णो माता कटरा में। तो मैं लगभग कम से कम 8 बार, कितना टाइम लगता था वहाँ पे जाने तो में? यहाँ से 7 दिन लगता था जाने में, और 7 दिन आने में लगता था, 14 दिन लगते थे। हमारा रूट हुआ करता था सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, लुधियाना, जलंधर, पठानकोट, कठुआ और जम्मू तवी। वहाँ से फिर चढ़ाई करते थे अकेले। हाँ, क्योंकि उस वक्त पैसा था नहीं, तो उसके पीछे एक पेटी बना लेते थे यूँ, दान पत्र का। तो लोग क्या करते थे, रे ये पागल है क्या, साइकिल से आ रहा, तो उसमें कोई 1 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया डाल देता था कि भाई माता पे चढ़ावा चढ़ा देना। तो हमने कहा ठीक है, चढ़ा देंगे। तो पेटियां भर जाती थी हमारी, तो जो पेटियां भर जाती तो हम माता पे वो पैसा नहीं चढ़ाते थे, हम खूब गुलछर्रे छुड़ाते थे रास्ते में। आज ढाबे पराठे खाएंगे, आज खीर खाएंगे। लोग बोलते थे, जब लौट के आते तो तुमने पैसा चढ़ाया? हमने कहा भाई मैंने पैसा नहीं चढ़ाया। क्यों? हमने कहा हमने खीर खाया था वहाँ पर, हमने आज पराठे खाए थे, तो बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि 1984 में इसके बाद मधुर मेन खुला, तो वहाँ से हम घंटा घर से भी माता वैष्णो देवी जाने लगे, फिर कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल जाने लगे। चस्का लगा हमको, जुनून था उस वक्त कि यानी हमको बहुत अच्छा फील करता था कि यार मैं इतनी साइकिल चला डालूंगा क्या। तो कभी कभी होता कि नवरात्रि में एक हमारे पास एक गिरी जी आते थे, तो जोश दिलाते थे। हम व्रत रहते थे, लाइफ में कभी व्रत नहीं रखा था, लेकिन निर्जल व्रत, तो उन्होंने जोश दिया, कहानी सुनाते थे कि जो भी नवरात्रों में माता के दरबार दर्शन करने जाएगा तो उसको बड़े बड़े फल मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। वो दिमाग में हम ले लिया और साइकिल उठाई और चल गए 9 मर देवी के दर्शन। साइकिल चलाने का आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 21,000 मील की मैंने साइकिल किया, 63,000 किलोमीटर की साइकिल की यात्रा की। उसके बाद ये भी सब जाने लगे, बड़े बड़े लखनऊ के तुर्रम खाने लगे, मैं भी चलूँगा, मैं भी। फिर एक ग्रुप बनाया, राष्ट्रीय साइकिलिंग क्लब बनाया, लखनऊ के बड़े बड़े धुरंधर हमारे उसमें आने लगे, मैं भी चलूँगा। तो अमीनाबाद से कभी हनुमान सेतु 50-50 लोगों के साथ में जाते थे लेके। फिर अमीनाबाद में भी काम किया काफ़ी, वहाँ से भी बहुत इंजॉय किया, मस्त सबको लेके जाते थे। उसके बाद एक जो रायल कैफ़े है, ये 1992 में कन्नू भैया ने करके जो रायल कैफ़े की, उन्होंने कन्नू भैया ने इसको लिया, हमसे बोला इधर आओ छोटू इसको चलाओगे? हमने कहा जी भैया चलाएंगे। 1992 में जब उन्होंने लिया तब यहाँ पे समझ लो कुछ नहीं, कुत्ते भी डर जाओगे तुम अंदर आओगे, कुछ नहीं था। इतना बड़ा है कि यहाँ पर आदमी डर लगता था घुसने में, हैं अकेले में। फिर धीरे धीरे के क्यों अचानक के बास्केट चाट ने जन्म दे दिया। अचानक कोई ऐसा नहीं था कि कोई हमने दिमाग में लगाया हो कि मैंने बास्केट चाट बनाऊंगा या बन जाएगी, तो अचानक ये बास्केट चाट को जन्म दे दिया। उसके बाद हमारी लॉटरी शुरू हो गई। तो हमारी और आपकी बात तो छोड़िए, यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं आपके चाट खाने के लिए,
तो यहाँ पे कितनी सारी वैरायटीज़ मिलती हैं और क्या क्या खासियत है इस चाट की? देखिए, खासियत कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े चाट वाले हैं या कुछ अजीब बनाते हों, ऐसा कुछ नहीं रहता। वही धनिया है, वही मिर्चा है, वही नमक है, वही देसी घी होता है। क्योंकि सारी चीज़ें आप अपने तरफ से बनाते हैं, कहते हैं कि अपने घर से बना के लाते हैं, चाहे वो दही हो, चाहे चटनी हो या जो भी मसाले हैं, इन सब की वजह। तो सब हम यही बनाते हैं। जैसे घर में मसाले बनते हैं, वैसे हम स्वयं सब यहीं पे बनता है। उससे कोई ताल्लुकात नहीं। ये लाइन ऐसी होती है कि अगर होटल खोला कभी, तो 3 चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता। और 3 चीज़ें आपके पास हैं अगर, तो दुनिया में तुमसे बड़ा कोई तुर्रम खां नहीं होगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल और तीसरा है कस्टमर रिलेशंस। आप कितना भी अच्छा खाना बनाओ, अगर कस्टमर से आपके रिश्ते, हम चाट दे दें ऐसे फेंक दें, लो खाओ जाओ, हैं बेटे चिल्ला रहा पानी पानी पानी, नहीं मिलेगा, तो कस्टमर कभी रिपीट नहीं करेगा, आप कितना भी सुंदर खाना खिलाओ। तो 3 चीज़ें ऊपर वाले ने हमें बख्शा है, और जो तीनों आज हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। कस्टमर के साथ रिलेशन भी अच्छे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी है, और क्वालिटी कंट्रोल भी हमारे पास है। हाँ। लॉकडाउन में जब सारी चीज़ें बंद थीं, उस टाइम आप घर से लोगों तक अपने स्वाद को कैसे पहुंचाते थे? कैसे आइडिया आया? देखिए क्या करते थे कि उस वक्त क्या हुआ कि अधिकतर लोग जूझ रहे थे, तड़फ रहे थे। तो एक बार मैंने, बड़ा अजीब सा लगा, लॉकडाउन किसको कहते ये भी नहीं पता था। लॉकडाउन किसको, उस वक्त नाम सुना था कि लॉकडाउन किसको कहते, कर्फ्यू तो सुना था, इंदिरा गांधी मरी थी तो हम यहीं पे थे, तो बोला लॉकडाउन लग गया, ये लॉकडाउन होता क्या। फिर देखा तो कर्फ्यू, लोगों से पूछा भैया क्या होता, बोला कर्फ्यू का नाम लॉकडाउन होता है। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने क्या किया कि बहुत सारे लोग कोरोना में यानी रो रहे थे, उनको खाने को कुछ नहीं, घर वाले मिलना छोड़ दिया, और 14 दिन के लिए उनको क्वारंटीन कर दिया। सबसे बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, इतनी दूर से बात करो, मास्क लगाओ, ये करो। तो मुझे कुछ ये बातें पल्ले नहीं पड़ी। जिसको कोरोना हुआ उसको ऐसे पकड़ते थे, खींच के अपने पास गले मिलते थे, ए तुझको भी कोरोना, हमको भी कोरोना, आओ, गले मिलते। तो बोला नहीं मर जाओगे। अरे हमने कहा तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, हैं जीने किसको, मरेंगे तो हंस के मरेंगे, डर के थोड़ी मरेंगे। तो हमने क्या करते थे, यहीं पे सबसे कोरोना में गले मिलते थे यूं। जिसको पता चल गया इनको कोरोना है, कोरोना हमको पता ही नहीं था कि बीमारी क्या है, हम समझ नहीं पाए है क्या कोरोना, तो गले मिलते थे। फिर क्या करते थे, मेरे पास गाड़ी थी, गाड़ी में कम से कम 5-4 जो पानी पूरी गोलगप्पे 100 के 200 के पैकेट बना लेते थे, और खबर मिल जाती थी इनको कोरोना है, तो उनके घर में हम पहुंचते थे। तो हम बोलते थे तुम कुछ कर पाओगे नहीं, 14 दिन के पैक हो, तो तुम एक काम करो, पानी बतासे हमारा बना लेना और बतासे मेरी तरफ फ्री। तो घर घर लेके जाते थे। फिर एक ऋतु जायसवाल भी थी यहाँ पर, उन्होंने भी अपनी एक फंडा यूज़ किया कि जितने कोरोना पेशेंट थे, तो उन्होंने क्या किया, फ्री आपका कोई पैसा नहीं लगता था, मिलने में मजा आता था हमको। कोरोना आता था तो उसको चढ़ाने चले जाते थे, अभी क्या हुआ कोरोना, वो तुमको बोलते थे तुमको शुगर है तुम मर जाओगे, तो हमने कहा होगा, मरेंगे तो मस्ती से मरेंगे ना, खा पी के मरेंगे, डर के थोड़ी मरेंगे। तो वो भी जाती थी, उनको एक सेल्समैन दिया, तो सब जगह सप्लाई करने जाते थे, सप्लाई बोले तो सबको फ्री खिलाने के लिए। तो बहुत अच्छा टाइम पास होता था। और जिसको पता चल गया कि एडमिट है, अब उसके बेचारे घर वाले ने, हमको बहुत सारे लोग फ़ोन करते थे कि यार, बहुत सारे पुराने, हमारा नाम छोटू है, बहुत जब प्यार से भाग के आते, बहुत पुराने लोग कहते हैं कि यार छोटू ख़त्म ज़िंदगी। हमने कहा क्या हुआ, बोले कोरोना हो गया, कहाँ हो, मैं वहाँ पे हूँ। तो हमने कहा यार हम आ रहे हैं मिलने के लिए तुमसे। बोला यहाँ मिलने नहीं दे रहे। हमने कहा ऐसे कैसे नहीं मिलने दे रहे यार, हैं? अब वो वहाँ मिलने छोड़ो, दूर से भगा देते थे, कई जगह गए। फिर यार बहुत सारे लोगों ने बोला यार छोटू ऐसी सी बात है यार, मुझे रहा नहीं जाता। तो हम क्या करते थे, उनको चुपके से बुलाते थे भाग के, अबे आओ बैठते। तो पार्क में सुबह से टाइम पास करने के लिए उनको बुलाते थे और चाय पीते थे और मिल के आते थे, तो उनको एक हौसला बढ़ जाता था। अभी मेरी माँ का है,
मेरी माँ लगभग 100 साल की हो गई थी। अब लोगों ने बोला, गांव से फ़ोन आया हमारी कि भैया अब माँ तुम्हारी नहीं बचेगी, ऐसे से कर रही, ऐसे से कर रही। तो क्या हुआ कि इनको कोरोना हो गया, अब इनकी डेथ हो जाएगी। एक गाय पाली थी हमारी मम्मी, तो बोला कि पंडित को बोला गौ दान कर दो। अब हमने कहा भाई गौ दान कर दो हैं। गाड़ी उठाई, तुरंत गाँव भागे। मम्मी को देखा तो मम्मी बोले भैया अब हम नहीं बचेंगे। हमने कहा उल्लू है तू, हम दोनों एक ही साथ मरेंगे, एक ही साथ मरेंगे, फट उल्लू है तू, ऐसे बोला डायरेक्ट। हमने कहा हम दोनों माँ बेटे एक ही साथ मरेंगे और बहुत मजा आएगा, इससे बढ़िया हमको जिंदगी में कुछ नहीं लगता। हमने कहा उसको, बोला नहीं भैया आप नहीं बचेंगे। बैठ, हमने कहा उल्लू चल बैठ। गोदी में उठाया, वाइफ भी थी, मेरी बेटी थी, उसको मेरी वाइफ को पता चल गया कि उसको कोरोना है। अरे बाप रे, बिस्तर उस्तर पता नहीं कहाँ कहाँ उसने फेंका है। हम मेरी मम्मी रूम नीचे अपने रूम में लिया, ले गए उसको इंडिगल। हमने कहा कि भैया मेरी मम्मी कोरोना है यार। बोला सीमो से लिखा के लेके आओ। अरे हमने कहा तब तक मर जाएगी भाई। बोला नहीं नहीं ऐसे अलाउ नहीं। अब सीमो कहाँ, उस वक्त एडमिशन ही नहीं हो रहा था, किसी एडमिट नहीं कर रहे थे। फिर सेंट मेरी में गए, बिनो जोसेफ बोला कि यार मेरी मम्मी को ऐसी सी बात है, एक बोतल तुम ग्लूकोज चढ़ा दे यार। बोला नहीं यहाँ अलाउ नहीं, कोरोना पेशेंट नहीं लेते। अबे मैंने नहीं यार करो। उस बंदे ने मेरी मम्मी को ग्लूकोज चढ़ाया, उसकी जान में जान थोड़ी आई। तब मेरी मम्मी बोली ठीक तो है, लेकिन जब मरने हैं तो शहर में क्यों मरेंगे, गांव में चलेंगे, अपनी बगिया में मरेंगे, खेत में मरेंगे, गांव में मरेंगे। हमने कहा चल जाओ बिंदास। यहाँ से तुरंत मम्मी को लेके गए। वहाँ से एक फ़ोन लगाया मैंने, ऐसे ट्राई कर रहे थे, खट 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 सब कोरोना को। हमने सीएम ऑफिस फ़ोन लगाया कि देखो भैया मेरी मम्मी कोरोना हो गया है। और लगभग 250-300 लोग, गांव के बच्चे आते हैं, खटिया बैठेंगे उधर खेलेंगे और सब छूते रहते हैं। तो हमने कहा मेरे 250-300 लोग भाई मेरी मम्मी से मिलते हैं और कोरोना हो गया। और लोग कह रहे हैं कि कोरोना में आदमी मर जाता, जिसको छू लेता, तो ये सब गांव ख़त्म हो जाएगा। इतना कहते ही वहाँ जितनी आशाबाई के थे, डीएम थे, एसडीएम थे, सब वहाँ पे सारी बल्लियों से मेरे गांव को घेर लिया पूरा। यानी आप देखोगे तो बहुत पूरे इलाके में शोर हो गया, कोरोना निकला, कोरोना निकला, कोरोना। मेरी मम्मी बड़ी फेमस हो गई। हाँ, वो कह रही थी इतनी, तो मेरी मम्मी बोलती इतना तो भैया हमने लाइफ में नहीं देखा था। डेली आ गई, सब डॉक्टर आ गई, टीम आ गई, एम्बुलेंस आ गई, सब आ गई। और 15 दिन में वो टनाटन हो गई, एकदम लल्लन टॉप। 15 दिन के बाद हम पूछा क्या हुआ, अरे बोला मैं तो मस्त हो गई, एकदम टकाटक हो गई। तो उसको मैं फिर लेके गया, गांव में लेके गया, अभी भी है, हम दोनों मस्ती करते रहते हैं। और जिसने बोला था तुम्हारी गौ दान कर दो, तो वो तो मेरे गांव ही नहीं आता, चौखट नहीं लगे, उसका आइडिया फेल हो गया ना, तो वो नहीं आता। अब माँ भी ठीक हो गई और अभी तक का है मेरी माँ। और यही हम सोच लेते कि भाई कोरोना हो गया, अब जा रहे हैं तो माँ से छुओ मत। तो बहुत सारे लोग कोरोना में क्यों ख़त्म हुए, एक तो उनको बीमारी, दूसरा उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन रखा गया, तीसरा कोई मिल नहीं पाया। तो मरा कैसे आदमी अधिकतर, वो दीवार को देखता रहा और राम राम जपता रहा, अब नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा, अब नहीं उसी में ख़त्म हो गया, डर के मारे। हम लोग कभी ये सोचे नहीं कि कोरोना। एक आदमी आता था मेरे पास, यकीन नहीं करेंगे, ग्लव्स पूरा पूरा कवर ढक के रखता था। और उसका टारगेट था, सुबह से उसका एक ही ड्यूटी थी कि सुबह आएगा 10 बजे से और 5 बजे तक का, सर प्लीज़ मास्क लगा लीजिए, मर जाएंगे, ग्लव्स पहन लीजिए, मर जाएंगे। यानी उसका डेली सबको टोकना, सबको था। 15 दिन के बाद वही टपक गया, वही टपक गया, हमको भी बोल गया था। हमसे बोला कि मास्क लगाओ, तो हमने उसको बोला तब यह शरीर हमारा है, हम जानते हैं हमारे शरीर में क्या क्या चाहिए। हम चाहें तो मसाला खाएं, गरम मसाला खाएं, दूध पिए या कुछ भी करें, वो हम जानते हैं हमारा शरीर। हम शुगर पेशेंट हैं, सब यही बोलते थे शुगर पेशेंट को पहले पकड़ता कोरोना। तो हमने कहा भैया हमको है, कुछ भी है, हमारा शरीर है, हम जानते हैं हमको कब मास्क लगाना है, कब उतारना है। आप देखो बेचारा इतना जवान आदमी वही टपक गया यार। तो हमको लगा यार
क्या हो गया पता नहीं। तो न जाने कितने लोग ऐसे टपक गए, डर के मारे टपक गए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हरदयाल मौर्य जी, जो अपने स्वाद की वजह से ही नहीं, अपने व्यवहार की वजह से भी सबके दिलों पे राज करते हैं।